बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज की क्लास है वो स्थानिया चहारम यानी दर्जा 8 तारीख़ की क्लास है। माजी से हाल हिस्सा 3। आज का जो मौजू है, जो टॉपिक है, सबक का जो उन्वान है, हिंदुस्तान में अंग्रेज़ी हुकूमत का क़याम। ये दौर जदीद, अहद जदीद की तारीख़ में शामिल होता है। हम सब जानते हैं, कुछ टर्म्स हैं, पहले बता दूं मैं आपसे, तब मैं सबक शुरू करूंगा आपसे। तजारती मजाज यानी वो मजाज इसमें सिर्फ तजारत करके नफ़ा कमाना, मकसद सिर्फ नफ़ा कमाना हो। इसमें फैक्ट्री, जिसको हम कहते हैं इंडस्ट्री, जब अंग्रेज़ यहाँ आए तो फैक्ट्री उनके लिए सामान तैयार करने की फैक्ट्री नहीं थी, बल्कि एक तरह से एक ऐसी जगह थी, एक किला टाइप का था जहाँ चारदीवारियाँ थी, और वो अपने सामानों को वहाँ जमा करते थे और वहीं से अपने मुल्क में तैयार करते थे, जिसको उन्होंने फैक्ट्री कहा। 9 आबादियात में ये फैक्ट्री शामिल होती थी। तजारती कंपनी तो जानते हैं कि जो इंग्लैंड की यहाँ कंपनी आई, उनका सिर्फ मकसद था ट्रेड एंड कॉमर्स, यानी तजारत करना और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना। इसमें हम पढ़ेंगे, पहले मैंने कहा कि इंग्लैंड की जो तजारती कंपनी थी वो इस मुल्क में बुनियादी तौर पर तजारत करने आई थी। क्योंकि हम सब जानते हैं कि हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था, और यहाँ से तजारत करके वो ले जाते थे, जैसे नील है, गरम मसाले हैं, शोरा है, मलमल है, सूती कपड़े हैं, जिसका बहुत डिमांड यूरोपियन कंट्रीज में था। इस मकसद से आते थे और यहाँ से वो लूट के ले जाते थे, तैयार करके ले जाते थे, और रफ्ता रफ्ता इस मुल्क पे भी हुकूमत करने लगे। क्योंकि वो बिजनेसमैन थे, तजारती कंपनी थी, इसलिए धीरे धीरे अपने वो हिर्स हलस में लालच देके लोगों को तोड़ फोड़ के, यहाँ के हुक्मरानों को, यहाँ के बादशाहों के, नवाबीन को, ज़मींदारों को मिला के यहाँ पे धीरे धीरे मुसल्लत हो गए। इनकी अपनी हुकूमत भी कायम करने लगे। किसी सियासी हाथ से अचानक पेश नहीं आया, बल्कि धीरे धीरे रफ्ता रफ्ता एक तरह से इस पे मुसल्लत, हिंदुस्तान पे मुसल्लत होते गए। प्यारे बच्चों, ये आपको जानना होगा कि वो कंपनी, वो लोग जो एक वक्त तजारत की गरज से आए थे और धीरे धीरे हिंदुस्तान पे उन्होंने कब्जा जमा लिया, इंसान पे काबिज हो गए। आपने पढ़ा होगा क्लास 7वीं में, वो था कि 8वीं सदी में जब किसी मुल्क के तारीख हिंदुस्तान में तैयार करने आए, इस बारे में पढ़ा था आपने कि कुछ ऐसे यूरोपीय ममालिक के नाम बताए हैं जो 15वीं सदी में आए और उन्होंने तैयारत के यहाँ बुनियाद डाली। अब हम पढ़ेंगे हिंदुस्तान और यूरोप के दरमियान तजारत। हिंदुस्तान, आप सब जानते हैं कि हिंदुस्तान और यूरोप के दरमियान तजारत शुरू हुआ, और हिंदुस्तान और यूरोप के दरमियान कदीम ज़माने से तैयार होता, आज नहीं, कदीम ज़माने से तैयार होता है। डचेस, पुर्तगीज़, फ्रांसीसीज, डेनमार्क से लोग आए, फिर धीरे धीरे यहाँ अंग्रेज़ भी आए। खुश्की से हिस्से से होने वाली तजारत में अरब वाले शामिल थे, और ये लोग ज़मीनी साहिली इलाके से यहाँ हिंदुस्तान में पहुँच गए और यहाँ उन्होंने तैयारी शुरू की, जो इंग्लैंड से लोग आए। अब सवाल ये होता है कि सबसे पहली कामयाबी जो मिली यहाँ, हमने पहले भी कहा कि पुर्तगाल के जहाज़रानों ने कामयाबी हासिल की, हिंदुस्तान में तजारत की। वास्को डिमा, जिसका आपने नाम सुना है, जिसने वास्को डिगामा पुर्तगाल का जहाज़रान और था, जो 1498 में, मैंने आपको इससे पहले बताया था, 1498 ईस्वी में यूरोप से होकर अफ्रीका का चक्कर लगाता हुआ आशा अंतरिम, जिसको हम कहते हैं केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप, गुड योग भी कहते हैं, गुड योग। जैसे ये एक्चुअली अफ्रीका में है। ये अफ्रीका को अगर हम देखें नक्शे में, तो आप देखेंगे जो इसका ये पोर्शन है, लास्ट वाला साउथ का, ये ही इसी को कहते हैं आशा अंतरिम, केप ऑफ गुड होप। ये यूरोप का सफर करता है वास्को डिगामा, और अफ्रीका की
के किनारे आके आया वो, और उसी रास्ते से हिंदुस्तान की मगरबी साहिल में पहुंचा। और हिंदुस्तान में एक बंदरगाह है कालीकट। ये कालीकट बंदरगाह पे ये पहुंचा। ऐसी बात है कि बंदरगाह उस जगह को कहते हैं जहां बड़ी बड़ी दुखानी कश्तियां आती थी और आके वहां रुकती थी, या वो कश्तियां जिसमें पाल लगा था हवा के रुख से आके उन बंदरगाहों पर रुक के अपनी तजारत का काम अंजाम देती थी। और जैसे ही वो कालीकट पहुंचा, जो यहाँ के हुक्मरान थे, जो यहाँ के बादशाह थे, राजा थे, उन्होंने उनको यहाँ तजारत करने की इजाजत दी। पहला यूरोपियन था जो जिन्होंने कालीकट में आने के बाद वास्को डी गामा ने कालीकट के हुक्मरान से मिलकर तजारत करने का काम शुरू किया। अब जो तजारत करके यहाँ से मुनाफा कमा के जितना खर्च करके आया था उसके 10 गुना यहाँ से वो कमा के गया। जब अपने मुल्क यूरोप में पहुंचा तो वहाँ एक होड़ सी मच गई। सब लोगों ने कहा भाई कहाँ से इतनी दौलत लेके आ रहा है। अब जितने ममालिक थे सबके अंदर लालच और हिस्स पैदा हुआ, अरे हिंदुस्तान तो सोने की चिड़िया है, वहाँ तो मसाले, नील, मलमल, सूती कपड़े, शोरा, नमक, इन चीज़ों की काफ़ी फरवानी है, वहाँ बहुत ज़्यादा होता है। अब सब में होड़ मची और धीरे धीरे कालीकट से होता हुआ हुगली नदी के कालीकट, पुर्तगाल ताजिरों ने हिंदुस्तान में कालीकट, गोवा, दमन एंड दीव, जितने साहिल इलाके थे, दमन एंड दीव, कालीकट, गोवा, जितने जितने सब साहिल इलाके थे वहाँ आने लगे। हुगली बंगाल में और बंदरगाहों में तजारती कोठियाँ कायम करनी शुरू कर दी। अब ये जितने साहिली इलाके थे हिंदुस्तान के जो समुद्र के आसपास थे, ये सब लोगों ने अपनी यहाँ कोठियाँ और फैक्ट्रियाँ कायम करनी शुरू कर दी। वो हिंदुस्तान के ताजिरों से या लोकल्स से माल लेते थे और उसको एक जगह गोदाम में इकट्ठा करते थे और फिर साहिली इलाके से अपने मुल्क में ले जाते थे। तो उन्होंने अपनी कोठियाँ बड़ी बड़े गोदाम यहाँ कायम करने शुरू कर दिए साहिली इलाकों में, गोवा में, दमन दीव में, कालीकट में, हुगली में, चूँकि समुद्री इलाका था और यहाँ से तैयार करना जहाज़ के जरिए, पानी के जहाज़ के जरिए तैयार करना बहुत आसान था। और धीरे धीरे एक इनकी हिंदुस्तान में इन्होंने धीरे धीरे फिर अपनी कोशिश से बाद हुकूमत कायम की। आगे हम पढ़ेंगे। ईस्ट इंडियन कंपनी का क़याम सबसे पहले हम पढ़ें, चूँकि हम सब जानते हैं कि हिंदुस्तान में पुर्तगाली ताजिरों की कामयाबी ने यूरोप के दीगर ममालिक को तजारत करने के लिए मुतहरिक कर दिया और वो हिंदुस्तान में आने लगे। इस तरह यूरोप के कई ममालिक में हिंदुस्तान और एशिया के दीगर हिस्सों को तैयार करने के तजारती कंपनियाँ कायम होने लगी। इनमें पुर्तगाल के अलावा हॉलैंड, पुर्तगाल आए, हाईलैंड से लोग आए, इंग्लैंड से, फ्रांस से, डेनमार्क से। कंपनियों के अंदर एक तरह से होड़ मच गई। करें हिंदुस्तान में तो बहुत सी चीज़ें हैं जो तैयार के काबिल हैं। इन्हीं कंपनियों में से एक कंपनी ने आगे चलकर मुल्क के बागडोर अपने हाथ में संभाली, वो थी ईस्ट इंडिया कंपनी, और यही कामयाब हुई। और इस सारे हमारे मुल्क पे तकरीबन 200 साल तक इसकी हुकूमत है। ईस्ट इंडिया कंपनी का क़याम क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सबसे चूंकि इसी से शुरू होता है। मुगल ये ब्रिटिश एम्पायर जो शुरू होती है वो इसका ईस्ट इंडिया कंपनी का क़याम, ईस्ट इंडिया कंपनी का क़याम। यही कंपनी ऐसी थी जो बहुत दिनों तक हिंदुस्तान में रही। 31 दिसंबर 1600 इसमें क़याम हुआ। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ये ईस्ट इंडिया कंपनी का क़याम हुआ। इसमें क्या हुआ कि कुछ ताजिरों ने लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी कायम की और इंग्लैंड की मलका एलिजाबेथ ने इस कंपनी को 15 सालों के लिए मशरिकी यानी एशियाई ममालिक के साथ तजारत करने का अख्तियार दे दिया। यानी अब ये सरकारी अख्तियार इस कंपनी को मिल गया एलिजाबेथ के जरिए कि आप एशियाई मुल्कों में 15 साल तक अपनी तजारत कर सकते हैं। इसका मतलब ये था कि इंग्लैंड को सिर्फ इसी कंपनी को हिंदुस्तान तजारत करने का अख्तियार था। इंग्लैंड का कोई दिगर शख्स या ताजिर
कि जमात हिंदुस्तान के साथ तैयार नहीं कर सकती थी। यानी अब ये ऑथराइज हो गया, कोई और जमात या कोई और फिरका या कोई और कंपनी हिंदुस्तान में तैयार नहीं कर सकती थी सिवाय ईस्ट इंडिया कंपनी के। अब आप सोच सकते हैं, अब जाहिर सी बात है कि परमिशन मिल गई, किससे मिली? वहां की सरकार से मिल गई, और ये कंपनी मजबूत होकर हिंदुस्तान में आई। और यहां से मैंने पहले भी कहा कि नील, शोरा, सूती कपड़ा, मलमल, खास तौर से मसाले जो बहुत डिमांड थे वहाँ, क्योंकि वो गर्म मुल्क है इसलिए वहाँ मसालेदार चीज़ें, और जिन्होंने यहाँ टेस्ट किया मसालों का, गर्म मसालों का खास तौर से, इसकी तजारत हिंदुस्तान से वो करने लगे। और रेशम, मलमल, नील, शोरा, बारीक सूती कपड़े, ये सब चीज़ों की तैयारी बहुत तेज इंग्लैंड में होने लगी, और इन अशिया की इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा डिमांड थी, इसलिए हिंदुस्तान से ये ले जाते थे यहाँ से खरीद के कम दामों पे, और अपने यहाँ ज़्यादा दामों पे वो बेचते थे। आपने आगे पढ़ेंगे कि यही नीली खेती की ज़बरदस्ती चंपारण में कहा, तिनकठिया आंदोलन चला कि चंपारण में कहा गया था किसानों से कि जितनी तुम्हारी ज़मीन है उसका करीब 1/3 तुम जो है नीली खेती वहाँ बोगे, क्योंकि नील का बहुत ज़्यादा डिमांड इंग्लैंड में था, और ये लोग यहाँ से नील को ले जाते थे इंग्लैंड। बाद में गांधी ने इसमें इस आंदोलन शुरू किया, और तारीख आगे हम पढ़ेंगे इसके खिलाफ, नील खेती के खिलाफ। और हम सब इसका इस्तेमाल, जैसे हमने कहा कि नील का इस्तेमाल कपड़े को रंगने के लिए, शोराब बारूद बनाने के लिए उस जमाने में इस्तेमाल होता था, अब तो बहुत चीज़ें आ गई। और जब ये कंपनी ऑथराइज हो गई, इसका सीजन कंपनी का जब क़याम हो गया, तो इसने यहाँ फैक्ट्री काम करना शुरू किया। फैक्ट्री का मकसद ये नहीं था कि ये सामान यहाँ तामीर करे या सामान तैयार करे, बल्कि ये था कि जितने सामान ये खरीदता था लोकल मार्केट से या हिंदुस्तान से, वो कम दाम पे खरीद के और वो लाके एक स्टोर किया जाता था एक जगह खेत बाउंड्री के अंदर या एक जगह गोदाम के अंदर, जिसको लोगों ने फैक्ट्री नाम दिया। 9 आबादियात के अंदर ये फैक्ट्री बनती थी, वहाँ शहर भी रहता था और चारों तरफ से बाउंड्री रहती थी, बीच में उन सामानों को रखा जाता था, और उसके बाद सिक्योरिटी रहती थी ताकि वो उस पर कोई हमला ना करे, उसको लूट फूट ना करे। लूटपाट से बचाने के लिए और ज़्यादा मुनाफाखोरी के लिए इस फैक्ट्री का खोला गया। इस फैक्ट्री का मकसद था कि सामानों के को हिफाजत करना और सामान को सही तरीके से रखना, ताकि बाद में धीरे धीरे वो जहाज़ के जरिए हमारे मुल्कों पर पहुंच सके। यानी स्टोर था, स्टोर हाउस था ये फैक्ट्री उस वक्त का, सामानों का स्टोर हाउस। उसके बाद जब कंपनियां जब बहुत आगे बढ़ने लगी, तो अब फिर यूरोस कंट्री में होड़ मची, लालच हुई, करे हम क्यों नहीं मुनाफा कमा सकते वहां जाके। तो फिर फ्रांसीसी आए, और फिर फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया कंपनी में, यानी इंग्लैंड की कंपनी में तसादुम शुरू हुआ, दोनों के अंदर टकराव शुरू हुआ, और फिर लड़ाइयाँ भी हुई ताकि हमारा इस पे कब्जा हो। तो फ्रांस ने फ्रेंच ईस्ट कंपनी से, फ्रेंच ईस्ट कंपनी, ये फ्रांस ने किया। फ्रांस ने बनाया, जैसे फ्रांसीसी जो है उन्होंने बनाया फ्रेंच ईस्ट कंपनी के साथ एक, मतलब एक उन्होंने बनाया, अपना एक कंपनी बनाई। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने हिंदुस्तान के मकामात कहाँ सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी की अपनी फैक्ट्री कहाँ कायम की, या अपनी कहाँ कंपनी लगाई, वो थी सूरत, मछलीपट्टनम, हुगली, पटना, कासिम बाजार में अपनी फैक्ट्रियां कायम की। हमने पहले कहा कि चूंकि ये समुद्री इलाके थे, हिंदुस्तान के साहिली इलाके थे, ये साहिली इलाकों में इसने जो है अपनी फैक्ट्रियां कायम की। क्यों? यहाँ से माल ले जाने में, यहाँ से जो अशिया को तैयारत करने में पानी जहाज के जरिए बहुत आसानी थी, इसलिए जितनी फैक्ट्रियां कायम की गई अंग्रेजों की, वो सब साहिली इलाकों में, हिंदुस्तान के साहिली इलाकों में इन फैक्ट्रियों को कायम किया गया, खासतौर सूरत, मछलीपट्टनम, पटना, कासिम बाजार और हुगली। और फ्रांसीसियों ने अपनी फैक्ट्री कायम की, इस बात की उनके अंदर होड़ थी, उन्होंने चंदन नगर, बाला और मगरबी साहिल, बर्मा में फैक्ट्रियां कायम की, खासतौर से पांडिचेरी, समुद्री साहिल पांडिचेरी में। फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो जब ये फैक्ट्रियां कायम होने लगी, काफ़ी फैक्ट्रियों का फरोग होने लगा, तरक्की होने लगी, तो धीरे धीरे वो उन लोगों ने
अपने वहाँ एक चौधराहट कायम की हिंदुस्तान में, और कहने लगे कि अब यहाँ के जो बादशाहों नवाबों को ये एहसास हुआ कि भाई ये तो पूरे हिंदुस्तान को लूट के ले जा रहे हैं, तो इन लोगों धीरे धीरे इस पर अंकुश लगाना शुरू किया। अपने जहन को कहा करें ये तो अजीब हो रहा है, हमारी चीज़ यहाँ से ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है, ड्रेन ऑफ माइंड नहीं होकर ड्रेन ऑफ वेल्थ, ये हमारे नेमत की जो है एक तरह से फारवानी बहाव हो रहा है यूरोपियन कंट्री की तरफ। तो इन लोगों ने अपना ध्यान इस तरफ मरकूज़ किया, और फिर आगे हम बताएंगे आपको कि किन किन हुक्मरानों ने इसमें अपना कंट्रीब्यूशन दिया या क्या क्या इसकी मुखालफत की। प्यारे बच्चों, अब तक जो मैंने आपको पढ़ाया हिंदुस्तान में अंग्रेज़ी हुकूमत के हुक्काम के बारे में, इंशाअल्लाह ये और गुफ्तगू जारी रहेगी चूँकि ये चैप्टर ज़रा बड़ा है। अब तक जितना आपसे मेरी गुफ्तगू इस सबक में हुई, आपसे गुजारिश है किस तरह कोई प्रॉब्लम परेशानी अगर आपको अभी तक आई समझने में, तो आपसे गुजारिश है कि आप कमेंट बॉक्स में डालें, इंशाअल्लाह आपको ये मनसब और तशख्खुस जवाब दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।